हेलो स्टूडेंट्स, देखो गैसियस स्टेट के अंदर हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल गैस लॉस की बात कर ली थी। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ओपन वेसल भी हमने बता दिया था। मैंने बताया भी था वो एक जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसी कनेक्टिंग कंटेनर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। कनेक्टिंग कंटेनर्स की प्रॉब्लम्स पे भी पहले क्वेश्चंस आ चुका है, वो थोड़ा बाद में लेंगे। उससे पहले हम चलिए बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो हेडिंग लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर total pressure of a gas system containing two or more non-reacting gases। ध्यान से सुनो, लिखो पूरी बात। At a given temperature, total pressure of a gas system containing two or more non-reacting gases is the sum of partial pressure of all constituent gases। देखो क्या कॉन्सेप्ट है। At a given temperature, total pressure of a gas system containing two or more non-reacting gases, आपस में reacting ना हो, is the sum of the partial pressure of all constituent gases। मान लो आपके पास एक कंटेनर है like this। इस कंटेनर में मान लो दो गैसेस हैं, गैस A, गैस B। इसके मोल्स Na और B के मोल्स Nb। A का पार्शियल प्रेशर Pa, B का पार्शियल प्रेशर Pb। तो टोटल प्रेशर मान लो सिस्टम का Pt है। टोटल प्रेशर Pt is the total pressure and this is as a particular volume and temperature। At a given temperature there is a fixed volume of the container। total pressure Pt है तो Pt is equal to total pressure Pt is equal to Pa plus Pb। ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर किसी कंटेनर में एट ए गिवन टेम्परेचर अगर दो गैसेस हैं, उनके पार्शियल प्रेशर, सर ये बार बार पार्शियल प्रेशर करे चले जा रहे हो, ये तो बताओ है क्या पार्शियल प्रेशर? अरे बताऊंगा, रुक जा, पहले सुन ले बात पहले। तो अगर एक कंटेनर के अंदर गिवन टेम्परेचर पर दो गैसेस हैं ए एंड बी, तो उनके पार्शियल प्रेशर अगर पी ए और पी बी हैं तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी पी ए प्लस पी बी। और तीन गैसेस हैं मान लो ए बी सी, उनके पार्शियल प्रेशर्स पी ए पी बी पी सी हैं तो टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ पी ए पी बी एंड पी सी। सो दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैस एट ए गिवन टेम्परेचर अगर कंटेनर प्रेजेंट हों तो सभी के पार्शियल प्रेशर का सम इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। यही है डाल्टन्स लॉ। अब बात आती है व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। तो लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। Partial pressure of a gas. So what is the partial pressure of a gas? It is the pressure exerted by a gas. It is the pressure exerted by a gas at same temperature and volume if this gas was present in vessel alone। एक बार लिखो जरा डेफिनेशन यहां पर।
partial pressure of a gas, it is the pressure exerted by a constituent gas. It is the pressure exerted by a constituent gas at the same temperature and volume if this gas was present in vessel alone. सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर पर सेम वॉल्यूम पर अगर ये दो गैसेस ना होकर अगर एक ही गैस भरी आती ए, तो ए जितना प्रेशर एक्सर्ट करता दैट इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। एक बार ये ऊपर की बात नोट करो तो मैं समझाता हूं, समझने के बाद ये बहुत आसान लगेगा आपको, तो पूरी बात नोट करो यहां तक, नोट इट डाउन। What is the meaning of the partial pressure of a gas? आपने अभी कहा कि एट ए गिवन टेम्परेचर कोई वॉल्यूम है वेसल, उसके अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस हैं तो सभी के पार्शियल प्रेशर का सम कहलाता है टोटल प्रेशर। अब हम ये कह रहे हैं कि सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर कंडीशंस पर अगर दो गैसेस ना रखें, केवल एक गैस ए भरो उसमें, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो गैस दैट इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। तो जैसे यहाँ सेम वेसल का वॉल्यूम लिया और सेम टेम्परेचर पर केवल गैस ए ली हमने, उसके मोल्स Na लिए, तो जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेगी दैट इज इट्स पार्शियल प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर तो एक कंडीशन एप्लीकेबल है, PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर P टोटल इंटू वॉल्यूम V, मोल्स Na प्लस NB इंटू RT, तो PT की वैल्यू हो गई Na प्लस NB अपॉन V इंटू RT, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर। अब आपने सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पर केवल गैस ए को फिल किया, नंबर ऑफ मोल्स वही लिए, वो Na मोल्स, तो इसका पार्शियल प्रेशर Pa होगा। तो ऑब्वियसली PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर Pa इज इक्वल टू Na अपॉन V इंटू RT, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली सेम वॉल्यूम वाला कंटेनर लो सेम टेम्परेचर पर और इस बार गैस B भर दो, उसके मोल्स NB हैं, तो हाउ मच ऑफ द पार्शियल प्रेशर इट विल एक्सर्ट? How much of the partial pressure it will exert? PV. So that PV will be equal to what? NB upon V into RT, equation number 3. So what is the partial pressure of a gas, of a constituent gas, of a gas mixture? If that gas was present alone at the same temperature and volume condition, whatever pressure is exerted is called its partial pressure. जरा equation number 2 और 3 को add करो. Adding इक्वेशन 2 and 3 ऐड करना, तो क्या हुआ जरा देखना, Pa प्लस Pb इज इक्वल टू Na प्लस Nb हो गया यहाँ पर, अपॉन V RT कॉमन था। जरा देखना ये राइट हैंड साइड देखो और इसकी राइट हैंड साइड देखो, बोथ आर सेम, तो इसका मतलब साफ यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। तो 1 and 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 साफ दिखाई पड़ता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू Pa प्लस Pb। तो गाइज याद रखें, टोटल प्रेशर ऑफ ए गैसेस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट गैसेस। सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इफ गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग। तो इस तरीके से दिस इज ए फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, जो हमने यहाँ कहा भी था, प्रूव कर दिया हमने कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू Pa प्लस Pb। नॉट ओनली दैट, मैं ये नीचे वाली डेफिनेशन हटा रहा हूँ, वो आपने लिख चुके होंगे। अब एक काम करना जरा, आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाई 1। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो तो व्हाट डू यू गेट? Pa अपॉन व्हाट? Pt इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। अच्छा, RT अपॉन V तो कैंसिल आउट हो गया, देखो डिवाइड करके, एंड व्हाट इज इट? A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, it is nothing but mole fraction of A।
मोल फ्रैक्शन x, या चाई बोलते हैं इसको, चाई, बट चाई तो चलो हम छोड़ो हटाओ, मोल फ्रैक्शन बोल दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर, अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर B किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, और ये जरूर याद रखना है कि समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स should be equal to 1. So summation of the mole fraction of all the components, all the gases present in the vessel should be equal to 1. मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये भी मालूम पड़ गया, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द गैस सिस्टम। दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है ये। अच्छा, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। PA अपॉन PB इज इक्वल टू, PT तो कैंसिल आउट हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B विच इज इक्वल टू A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, B के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, एंटी एंटी कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल टू Na अपॉन NB। ये मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो पार्शियल प्रेशर का होगा वही रेशियो उनके मोल्स का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आएगा वहां पर हुआ। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी यूजफुल। किसी कंटेनर के अंदर अगर आइडियल गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग कई सारी आइडियल गैसेस हैं, तो जो रेशियो उनके मोल्स का वही रेशियो उनके पार्शियल प्रेशर का। मेरे साथ बोलना जरा, जो रेशियो उनके मोल्स का वही रेशियो उनके पार्शियल प्रेशर का। फिर तीसरी बार बोलना, एक कंटेनर में कई सारी गैसेस हैं, तो जो रेशियो उनके नंबर ऑफ मोल्स का वही रेशियो उनके पार्शियल प्रेशर का। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इन द सेम वेसल। ये फॉर्मूले हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो यू शुड रिमेंबर, नोट करो, मैंने अंडरलाइन भी कर दिए जो फॉर्मूले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डू इट। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आएगा, एज ए नोट लिखेंगे, इसका यूज आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आएगा और ग्राहम्स लॉ में भी यूज आएगा। आपने ये कहा कि एक कंटेनर में मान लो 2 गैसेस हैं या 3 गैसेस हैं नॉन रिएक्टिंग, Na, Nb, पार्शियल प्रेशर Pa, पार्शियल प्रेशर Pb, 2 गैसेस हैं। ऑफकोर्स टोटल प्रेशर क्या होगा, Pa प्लस Pb। ऑफकोर्स पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होगा, मोल्स ऑफ A अपॉन V इंटू RT। ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ B, मोल्स ऑफ B अपॉन V इंटू RT। और साथ ही साथ ये भी पढ़ा है पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर। सब एक ही फॉर्मूले हैं ये। पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर, ये अभी अभी सीखा है हमने। मैं कोई अलग बात कह रहा हूं यहां पर। कुछ वॉल्यूम था, टेम्परेचर था। अगर सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पर इसमें हीलियम गैस मिला दो, कोई इनर्ट गैस मिला दो। इनर्ट का मतलब जरूरी नहीं है वो हीलियम ही हो या हीलियम नियॉन आर्गन ही हो, नहीं, जरूरी नहीं है। हर वो गैस इनर्ट मानी जाएगी जो A और B गैस से रिएक्शन ना करे। एग्जिस्टिंग गैसेस जो भी हैं कंटेनर के अंदर, अगर उनसे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है बाहर से मिलाने वाली गैस की, तो उसको इनर्ट माना जाएगा। तो इसमें कोई इनर्ट गैस मिला दी हमने, मान लो सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द एग्जिस्टिंग गैसेस डज नॉट अफेक्ट और इज नॉट अफेक्टेड if a gas is added
इफ एन इनर्ट गैस, ऐसे लिखो, इफ एन इनर्ट गैस इज एडेड और रिमूव्ड from the vessel having two or more non-reacting gases. If an inert gas is added or removed from the vessel having two or more non-reacting gases at same volume and temperature, then the partial pressure of existing gases are not affected. Are not affected, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक बार जरा लिखो स्टेटमेंट और जरा गौर करो इस पर, थोड़ा गौर करो, मतलब ध्यान से इसको पढ़ो, मन ही मन पढ़ना होता है। एक बार मन ही मन में एक बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो। मैं आता हूं वापस इस पर, समझाता हूं क्या पॉइंट है। विल टॉक अबाउट इट। लिख लिया। देखो क्या कह रहे हैं ये, मान लो दो गैसेस हैं ए एंड बी, मोल्स एन ए एन बी, पार्शियल प्रेशर पी ए पी बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट। सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर, सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मतलब कई बार ऐसा शब्द भी इस्तेमाल होता है आइसोथर्मली एंड आइसोकोहरिकली। ये थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं, आइसोथर्मली एंड आइसोकोहरिकली। ये शब्द जरूर याद रखना। आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस गैस पे या सिस्टम पे परफॉर्म किया गया ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। आइसोबेरिक प्रोसेस, इन शब्दों का इस्तेमाल आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोकोहरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये शब्दों का इस्तेमाल करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोकोहरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो कई बार ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्म भी बोलते हैं। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबार का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इस तरीके से ग्राफ्स को बोलते हैं हम। आइसोथर्म ऐसा ग्राफ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोबार ऐसा ग्राफ जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोकोर ऐसा ग्राफ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो ये शब्द याद रखने हो आपको। हालांकि थर्मो में आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में ही है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस थी ऑलरेडी और उसमें कोई बाहर से कोई इनर्ट गैस मिला दी जाए और या रिमूव कर दी जाए, एग्जिस्टिंग गैस रिमूव कर दी जाए या कोई इनर्ट गैस मिला दी जाए एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एग्जिस्टिंग गैसेज आर नॉट अफेक्टेड। क्यों? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था, मान लो हीलियम गैस मिला दी, हीलियम गैस मिला दी इसमें, तो अब चूंकि ये इनर्ट गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स ए तो प्रभावित हो नहीं रहा है, ए से रिएक्शन तो हो नहीं रही, तो ए के मोल तो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज सेम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो पार्शियल प्रेशर वुड रिमेन सेम, नो दे विल नॉट चेंज। तो क्या मतलब हुआ
एक कंटेनर में कई सारी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, कोई मिला दी जाए बाहर से सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर, तो सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर बाहर से कोई गैस मिलाओगे तो एग्जिस्टिंग गैसेस का पार्शियल प्रेशर प्रभावित नहीं होगा, विल नॉट बी अफेक्टेड। इसका यूज आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन केमिकल इक्विलिब्रियम, आएगा वो चैप्टर। तो गाइज ये था, नोट करो पूरी बात, एंड वी विल टेक नाउ 1 or 2 questions based on Dalton's law of partial pressure. अब मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे कि क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि अ वेसल कंटेन्स 8 gram each of O2, methane and helium gas. Find ratio of partial pressure of O2, CH4 and helium gases. Also calculate, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ हो तो टोटल प्रेशर ही बता सकते हो। Also calculate total pressure if partial pressure of CH4 is 10 bar. Also calculate total pressure if the partial pressure of methane is 10 bar. Solve करो, easy question, अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। PV is equal to nRT तो इन केसेस में बढ़िया से एप्लीकेबल होती है, और अभी अभी सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, डू इट। हाँ देखो इधर, अ वेसल कंटेन्स 8 gram ईच ऑफ O2 मीथेन, तो इसका मतलब O2 मीथेन एंड हीलियम गैस 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम अपॉन मोलर मास 32 अपॉन, क्यों हम मोल्स का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, इस टू रेशियो फाइंड आउट कर लो, तो 8 अपॉन 32, 8 अपॉन 16, 8 अपॉन, रेशियो भी मत फाइंड आउट करो, मोल्स फाइंड आउट कर लो, 4, तो कितना 1 अपॉन 4 मोल, 1 अपॉन 2 मोल, 2 मोल, ये मोल्स आ गए। तो ऑब्वियसली क्या रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर बताना है। अब पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो होता है, तो यही रेशियो हो गया। तो रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इज टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 इज टू मोल्स ऑफ CH4 इज टू मोल्स ऑफ हीलियम। तो मोल्स कितने, 1/4 इज टू 1/2 इज टू 2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:2:8, यही आंसर है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। अच्छा अब एक बात और सुनो, टोटल प्रेशर पूछ रहे हैं, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द मीथेन इज 10 बार, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन 10 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, CH4 का मोल फ्रैक्शन था, कैलकुलेट करना पड़ेगा हाफ मोल, अपॉन टोटल मोल्स 1/4 प्लस हाफ प्लस 2 मोल्स।
ज़रा सॉल्व करो तो इसको ऐसे ले लोगे तो 10 इंटू ये हो गया 8 और ये हो गया 4, 2 वो 4 1 और 2 8 दूनी 16 अपॉन हाफ। यही हुआ, ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया। 10 इंटू 16 4 20 2 22 बटा 4 2 11 2 5 55 बार। दैट्स इट, यही आंसर है। तो गाइज यही आंसर है। आप एक बार चेक भी कर लो, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, हाफ। तो हाफ इंटू किसका, मीथेन का, हाफ बार इंटू टोटल प्रेशर 55। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कैलकुलेशन में एरर की है हमने। तो ज़रा चेक करना दोबारा, ऐसे कर लो, पार्शियल प्रेशर 10 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन हाफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 0.25 0.5 ले लो इसको, 0.5 0.75 2.75 इंटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 10 इंटू 2.75 अपॉन 0.5। ये हटा दो, 2 0 25 10 5 बार कैंसिल हो गया, 5 25 2 5 25 55, ठीक आ रहा है। 55 बार इज द राइट आंसर। सो दिस इज द टोटल प्रेशर। यही रेशियो हुआ 2/11। मोल फ्रैक्शन 2/11 आ नहीं रहा इसमें, हाँ 2/11, तो 11 11 110 बटा, हाँ ठीक है। सो दिस इज द टोटल प्रेशर। तो गाइज द टोटल प्रेशर इज 55 बार। तो 55 इंटू, सही है, यही करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन आप खुद चेक करना, तो मैंने 2 तरीके से कर लिया। इट इज कमिंग लाइक दिस। ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आफ्टर डाल्टन्स लॉ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। हेडिंग लिखो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नोट करो पूरी बात। और इफ्यूजन एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अच्छा है क्या ये, इफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है? चलो पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट इज इफ्यूजन? एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स from a vessel through a tiny hole or an orifice into vacuum due to partial pressure difference. समझा रहा हूँ, जो एक और टर्म डिफाइन करेंगे, डिफ्यूजन। फील थोड़ी अलग अलग है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, इसलिए ग्राहम्स लॉ दोनों पे एप्लीकेबल है, चाहे डिफ्यूजन हो चाहे वो इफ्यूजन हो। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। एक बार लिखो ये बात, मैं जरा मार्कर में इंक भर लूं।
देखो क्या कह रहे हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। व्हाट इज इफ्यूजन? Escaping of the gas molecules from a vessel through a tiny hole or an orifice into vacuum due to the partial pressure difference. Reason partial pressure difference ही है। And what is diffusion? Intermixing of the gases due to the partial pressure difference. Reason partial pressure difference ही है। Effusion का एग्जाम्पल जरा यहाँ लेके देखिए। मान लो एक कंटेनर लिया आपने, ये रहा, इसमें कोई गैस है, मान लो हीलियम गैस ले ली। अब बाहर हवा है, एटमॉस्फेयर है, इट इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर, लार्ज एटमॉस्फेयर। अब ये बाहर में एटमॉस्फेयर रखा में है, ये रखा हुआ कंटेनर, और इसमें स्मॉल होल क्रिएट कर दो, स्मॉल होल, अ टाइनी होल। टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, पिन होल जिसे बोलते हैं, टाइनी होल और पिन होल। अब पिन होल क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं कि खूब बड़ा सा होल क्रिएट कर दिया, धड़ गैस, विद इन सेकेंड्स पूरी गैस बाहर निकल गई। नो, दिस इज नॉट इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब मॉलिक्यूलर फ्लो, मॉलिक्यूल्स मूव करें एक एक करके टकराते हुए। अब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, यहाँ टकरा रहे होंगे, यहाँ टकरा रहे होंगे। वेन एवर दे हैपन टू कोलाइड विद द होल दे गो आउट, और नहीं टकरा पाए होल से तो फिर वापस इधर को आ गए। तो इतना छोटा होल बनाना है, इतना छोटा कितना, मतलब 50 टाइम्स टू 100 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंगस्ट्रॉम का है, तो ये होल भी बहुत छोटा साइज का, एंगस्ट्रॉम के लेवल में 100 एंगस्ट्रॉम, 200 एंगस्ट्रॉम, इस टाइप का होल, सच ए स्मॉल साइज। जब भी तो कहा पिन होल और टाइनी होल और ऑरिफाइस, सबका मीनिंग सेम है, टाइनी होल या पिन होल और ऑरिफाइस। ऑरिफाइस भी यही होते हैं, स्मॉल होल को बोलते हैं हम ऑरिफाइस। तो कोई गैस मान लो भर दी। अब वैक्यूम क्यों? बाहर तो सर हवा है, वैक्यूम तो है ही ना, आप तो कह रहे हो एटमॉस्फेयर। अरे हीलियम के रेस्पेक्ट में बाहर वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर के अंदर O2 और N2 होती है, हीलियम ना है, हीलियम इज नेग्लिजिबल आउटसाइड। मैं यहां सांस ले रहा हूं, हीलियम थोड़ी जा रही है। It is the combination of oxygen and nitrogen, nearly 21% of oxygen and nearly 78% of nitrogen। बाकी 1% के अंदर CO2, आर्गन और बाकी और जो छोटी मोटी और गैसेस हैं। So this is the composition of the atmospheric air around us। तो कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में हीलियम इज नेग्लिजिबल, हीलियम है ही नहीं, तो हीलियम के रेस्पेक्ट में तो ये वैक्यूम ही हो गया। भले ही वैक्यूम बाहर नहीं है, एटमॉस्फेयर है, O2 वैक्यूम है ना। तो इसका मतलब एस्केपिंग ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूल्स जो अंदर थे थ्रू दीज टाइनी होल्स इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो एस्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेसल थ्रू अ टाइनी होल और ऑरिफाइस इनटू वैक्यूम ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। क्यों? आपको तो पता है गैसेस फ्लो फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर। तो ये गैस हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर तो जीरो प्रेशर है, तो सर बाहर तो प्रेशर बढ़ जाएगा फिर। अरे एटमॉस्फेयर कितना छोटा है, बहुत छोटा सा है क्या? अरे बहुत लार्ज है एटमॉस्फेयर, एंड दैट हीलियम मॉलिक्यूल्स व्हाटएवर विल बी एस्केप्ड आउट विल बी लॉस्ट, एंड इट विल नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द हीलियम आउटसाइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हीलियम का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा, इट इज सच ए लार्ज एटमॉस्फेयर। तो हीलियम के रेस्पेक्ट में आउटसाइड में वैक्यूम है, ये कहलाएगा इफ्यूजन। अच्छा, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन पे आना, इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैसेस। मिक्सिंग हो रही है गैसेस की तो उसे बोलते हैं। अब मिक्सिंग भी क्यों हो रही है? ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं ना, ये रूम है, कौन है यहाँ? मैं हूं, आप नहीं हो, आप अपने घर में बैठे हो। ये कैमरा है, हवा है, हवा मीन्स O2 and N2 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन दिस रूम, जो कि ओडरलेस है, कोई स्मेल नहीं आ रही, ठीक है। बंद रूम है ये, हम कोई आया बाहर से, दरवाजा खोला और वो कोई डिओड्रेंट ले आए और फुसफुस कर दिया। फुसफुस मतलब डिओड्रेंट को स्प्रे कर दिया। अरे मतलब वही मतलब है, डिओड्रेंट को जैसे ही स्प्रे किया, और डिओड्रेंट की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तो वो क्या होती है, वो स्मेल वहीं पे फैल जाती है, थोड़ी देर में पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिओड्रेंट के जो वेपर मॉलिक्यूल्स थे, दोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन जहां स्प्रे किया था वहां ज्यादा था, और दूसरे वाले कॉर्नर में
वहां तो वेपर का मॉलिक्यूल है ही नहीं, इसका डिओड्रेंट का मॉलिक्यूल, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। जहां पर स्प्रे हुआ है वहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा है डिओड्रेंट के मॉलिक्यूल्स का, और दूसरे कॉर्नर में, रूम के दूसरे कॉर्नर में पार्शियल प्रेशर इज नेग्लिजिबल और जीरो। सो ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, डीओ मॉलिक्यूल्स विल रैंडमली मूव एंड विल ऑक्यूपाई द एंटायर रूम। गैसेस की टेंडेंसी है टू ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ द वेसल। थोड़ी देर के बाद में उस कोने में कोई व्यक्ति बैठा है या इस कोने में मैं खड़ा हूं, मुझे भी वो डीओ की स्मेल आ जाएगी। डीओ तो खैर मुझे पसंद नहीं, वो पसंद अपनी अपनी। गॉट द पॉइंट? सो इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड diffusion, and escaping of the gas molecules from the vessel into vacuum is called effusion. कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, what? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। इसीलिए ग्राहम्स का जो लॉ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर डिफ्यूजन एज वेल एज इफ्यूजन। क्वेश्चन कैसा भी आए, जस्ट अटेम्प्ट इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अब बात करते हैं इस नियम की कि ग्राहम साहब ने क्या कहा। अरे ग्राहम साहब ने कुछ तो कही होगी ना, क्या कही? वी विल टॉक अबाउट। नोट करो ये पूरी बात, नोट इट डाउन। What is Graham's law? At a given pressure and temperature, rate of diffusion या effusion एक ही बात है, वो तो rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass. So at a given pressure and temperature, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of the molar mass. The rate of diffusion R बोल दिया, is inversely proportional to the square root of molar mass, इस तरीके से। बट आपको एक बात पता है, for gases Pm is equal to DRT, हम आइडियल गैसेस ट्रीट करते हैं इनको, तो Pm is equal to DRT है। गिवन प्रेशर पर, गिवन टेम्परेचर पर आर तो कांस्टेंट ही है। साफ दिखाई पड़ता है कि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। तो यू कैन ऑल्सो से और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम साहब ने बड़ी सिंपल सादी सी बात कही, that at a given pressure and temperature, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass. आप इस बात को डेंसिटी के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कर सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस, वेयर डी इज द डेंसिटी ऑफ गैस। अब यहीं पे एक बात आती है कि रेट ऑफ इफ्यूजन क्या चीज होती है भाई। रेट हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में हम कई बार मेजर करते हैं कि पर यूनिट टाइम हाउ मेनी मोल्स इवॉल्व्ड आउट, या हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम एस्केप्ड आउट। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन कैसे डिफाइन कर दो, तो एक ही बात है। रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इक्वल टू, कई तरीके से डिफाइन हो जाता है, जैसे आर आप ऐसे बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। तो इसको ऐसे बोल दो, एन डैश अपॉन टी, एन डैश अपॉन टी। एन डैश इज द नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड इन टाइम पीरियड टी।
n dash is number of moles of gas effused in time t seconds। t सेकेंड में n डैश मोल्स इफ्यूज हो गए, तो पर सेकेंड कितने मोल्स इफ्यूज आउट हुए हैं, इफ्यूज्ड मोल्स ये हैं वो। तो ऐसे, और वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू v डैश अपॉन t, where v dash is the volume of the gas evolved or effused from the tiny hole in t time, where v dash is the volume of gas effused in time t। और प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम, ऐसे भी बोल सकते हो, और प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम, ऐसे भी बोल सकते हो। और क्या, जैसे मान लो प्रेशर ड्रॉप ही बोल दो बस, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम। अच्छा, प्रेशर ड्रॉप क्यों होगा? ऑब्वियसली अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट होते जाएंगे प्रेशर ड्रॉप होगा। तो प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो द रेट ऑफ इफ्यूजन। तो रेट ऑफ इफ्यूजन कई तरीके से डिफाइन हो सकता है, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा आपको यूज़ करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम एंड डैश। अब कई बार स्टूडेंट को डाउट आता है, सर ये डैश क्यों लगा रहा हो बार बार, वॉल्यूम में भी डैश लगा दिया, एन लिख देते। अरे कंटेनर में भी तो कुछ मोल्स होंगे ना, कंटेनर के अंदर इनिशियली मोल्स जो लिए हमने उन्हें हम एन मानेंगे, और जो मोल्स इफ्यूजन के कारण बाहर निकल गए, उड़ गए, बाहर भग गए, उन्हें बोलेंगे एन डैश। कंटेनर का कुछ तो वॉल्यूम होगा, उसे बोलेंगे वी, और जो गैस बाहर निकल गई उसे बोलेंगे वी डैश। तो डैश का मतलब जो एस्केप हो गया, बाहर निकल गया। ये नोटेशन फॉलो करेंगे हम कि एन डैश मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इफ्यूज्ड आउट, वी डैश इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ्यूज्ड आउट इन द गिवन टाइम पीरियड टाइम, या फिर इसको प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं। एक बार ये नोट करो, पूरी बात नोट इट डाउन। अच्छा, यहाँ से साफ दिखता है मोलर मास जितना ज़्यादा होगा, जितनी भारी गैस होगी, हैवियर गैस होगी, मोलर मास ज़्यादा होगा, उसका अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन डिफ्यूजन विल बी स्लोअर। तो लिखेंगे इस बात को भी। Heavier is the gas, slower will be its rate of diffusion or effusion under same pressure and temperature conditions। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, यही तो पढ़ा है हमने अभी। जितनी भारी गैस होगी, मोलर मास जितना ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन उतना ही कम होगा, स्लो होगा, अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। अच्छा, एक टर्म यूज करते हैं, रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन। रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन, मान लो दो अलग अलग गैसेस हैं जो इफ्यूज हो रही हैं, तो RA अपॉन RB दो अलग अलग गैसेस हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ A। क्यों? कॉन्सेप्ट क्या था? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास। तो RA अपॉन RB इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखो RA अपॉन RB कर रहे हैं तो मोलर मास का उल्टा हो गया इनवर्स रेशियो स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास कब? अंडर सेम
pressure and temperature conditions. Under same pressure and temperature conditions, the relative rate of effusion would be like this. तो इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो। चलो एक छोटा सवाल लेते हैं। Let's take one question. मान लो ऐसे कह दें, under same conditions of pressure and temperature, gas D2 deuterium and O2 are effused through same sized orifice. If (20 ml) of O2 is effused in a 100-second, find volume of D2 effused in same time period. देखो क्वेश्चन लिखने को 3 लाइन का है, एक लाइन में जवाब आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो एक बार क्वेश्चन, आंसर बताओ। मैं भी बताऊंगा, अभी मैच करना फिर अपना आंसर। डू इट। Under same conditions of pressure and temperature, gas D2 deuterium and O2 are effused through same sized orifice. सेम साइज के ऑरिफाइस से दोनों सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन से इफ्यूज कराया गया। अलग अलग वेसल में होंगे ऑफ कोर्स। अगर 20 ml O2 इफ्यूज हुई है 100 सेकंड में, तो बताओ सेम टाइम पीरियड में D2 का वॉल्यूम कितना इफ्यूज हुआ होगा। सीधा साधा फॉर्मूला, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ, हमें बताना है D2 अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ D2। सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द D2 कितना डिफ्यूज हुआ अपॉन सेम टाइम पीरियड 100 सेकेंड्स। वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इफ्यूज्ड इन द सेम टाइम पीरियड 100 seconds is equal to square root of molar mass of O2 32 upon ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है, तो मोलर मास कितना हो गया 4, 4 8 रूट 8 मीन्स 2 रूट 2। ये 100 से 100 कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ D2 इफ्यूज्ड विल बी, O2 का वॉल्यूम कितना इफ्यूज हुआ था, हाँ 20 ml इंटू 2 रूट 2, that's it, 40 रूट 2 ml is the answer। यही आंसर है, सीधा साधा क्वेश्चन है। आप इस आंसर को रिपोर्ट करो, you will get the marks। तो ये था ग्राहम्स लॉ। बट ग्राहम्स लॉ ने तो बहुत सिंपल सी बातें कही। उन्होंने सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे कंडीशंस पे बात कही। जरूरी थोड़ी है कि टेम्परेचर सेम हो या प्रेशर सेम हो या ऑरिफाइस सेम हो। तो फिर किस तरीके से रेट ऑफ इफ्यूजन ऑरिफाइस के एरिया पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है, प्रेशर नहीं, प्रेशर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बात करते हैं, इसको नोट करो। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन प्रेशर या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ग्राहम साहब ने तो प्रेशर टेम्परेचर फिक्स कर दिए और तब उन्होंने कहा कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। उसके बेसिस पे कहा कि जो हैवियर गैसेस हैं वो स्लो डिफ्यूज करती हैं और जो लाइटर गैसेस हैं वो फास्टर डिफ्यूज करती हैं। बट अगर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अगर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट वी विल सी नाउ। तो इन जनरल rate of effusion R is directly proportional to P A naught upon root of M into T, where P is partial pressure difference,
पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से ही तो गैसेस मूव करेंगे फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर। ए नॉट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफाइस और पिन होल। तो जो भी टाइनी होल या पिन होल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट है। m इज द मोलर मास ऑफ गैस एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ये नोटेशंस हैं, यहां से ये मालूम पड़ता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन रूट ऑफ m इनटू T। अब मान लो जैसे एक बहुत ही बड़ा कॉमन केस आता है, इन ए गिवन वेसल इफ टू गैसेस आर प्रेजेंट देन and are allowed to effuse and are allowed to effuse. So in a vessel if two gases are present and all and they are ऐसा लिखो and they are allowed to effuse through अ पिन होल और टाइनी होल। तो अगर मान लो एक वेसल है जिसके अंदर दो गैसेस प्रेजेंट हैं एंड दे आर अलाउड टू इफ्यूज थ्रू द पिन होल, देन बताओ एक ही डब्बे के अंदर दो गैसेस हैं तो ऑब्वियसली एक ही होल से वो दोनों जा रहे हैं, तो ए नॉट इज सेम फॉर बोथ, टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ गैसेस। ए नॉट इज सेम, टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ गैसेस, दोनों गैसेस के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर सेम हैं। पिन होल से जो गैस इफ्यूज हो रही हैं, तो फिर तो क्या भाई एक ही कंटेनर में गैस है तो टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ, एक ही होल से दोनों बाहर जा रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो सेम। तो फिर यहाँ से क्या फॉर्मूला हो गया, तो रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अपॉन रूट ऑफ m। ये हो गया यहाँ से, तो यहाँ से फिर क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू रूट ऑफ मोलर मास M2 ओवर M1। गाइस ये है आंसर, ये है फॉर्मूला। तो रेट ऑफ इफ्यूजन, रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ द गैस 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ M2 ओवर M1। इसी को आप U भी कह सकते हो, R1 अपॉन R2। अच्छा, रेट ऑफ इफ्यूजन कैन बी टेकन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज पर यूनिट टाइम और वॉल्यूम इफ्यूज पर यूनिट टाइम और प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू रूट ऑफ M2 ओवर M1। ये सिखा चुके हैं हम, आज ही बताया है आपको कि जो रेशियो पार्शियल प्रेशर का होता है किसी गैस के अंदर डिफरेंट गैसेस का, वही रेशियो उनके मोल्स का। ये बात पता है कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। जो रेशियो उनके मोल्स का वही रेशियो उनके पार्शियल प्रेशर का। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो वही होता है जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो N1 N2 आर द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 एंड गैस 2। लिखेंगे इस बात को, जरा ऊपर वाली ये पॉइंट हटा देंगे, ये जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, नोट करें इसको। तो यहां से आप यूं भी कह सकते हो N1 डैश अपॉन T1 या T अपॉन N2 डैश अपॉन T और V1 डैश अपॉन T अपॉन V2 डैश अपॉन T और डेल्टा P1 और T अपॉन डेल्टा P2 प्रेशर ड्रॉप। अच्छा, प्रेशर ड्रॉप में एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, माइनस। क्यों? क्योंकि डेल्टा प्रेशर ड्रॉप है ना, तो डेल्टा P क्या होता है, P2 माइनस P1, पहली गैस के लिए दूसरी गैस के लिए।
तो डेल्टा P इज P2 माइनस P1। ऑफ कोर्स प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो P2 विल बी लेसर देन P1, तो डेल्टा P की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो पहले ही एक नेगेटिव साइन लगा के रखो ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नेगेटिव नहीं भी लगाओगे तो बस मैग्नीट्यूड ले लेना प्रेशर ड्रॉप का। समझ गए बात को? सो दिस इज इक्वल टू, ये कुछ भी हो सकते हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन है ये सब। रेट ऑफ इफ्यूजन तो कैसे भी ले सकते हो, R1/R2 इज इक्वल टू आइदर दिस और दिस और दिस वुड बी इक्वल टू N1/N2 into root of M2 over M1, where N1 N2 are number of moles, initial number of initial moles of gas 1 and 2 in the vessel. Where N1 and N2 are the number of initial moles of gas 1 and 2 in the vessel. M1 N2 तो पता ही है मोलर मासेस हैं। अच्छा ये N1 डैश N2 डैश क्या है? N1 डैश N2 डैश क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, इफ्यूज्ड इन टाइम t। डैश मैंने बताया था अभी, नंबर ऑफ मोल्स में अगर डैश लगा दिया तो डैश वाले मतलब बाहर निकल गए, और बगैर डैश वाले, विदाउट डैश वाले कौन से हैं? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस टेकन इन द वेसल। ऐसे V1 डैश V2 डैश कौन है? अब बता चुके हैं ये, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 and 2 इफ्यूज्ड आउट, इफ्यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इफ्यूज्ड, गैस 1 and 2 इफ्यूज्ड। तो इसी तरीके से आप डिफाइन करते हो। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक ही कंटेनर में अगर दो गैसेस हैं या अलग अलग कंटेनर में भी हैं और क्वेश्चन कहे कि सेम होल, सेम साइज का होल है, सेम इनिशियल दोनों के टेम्परेचर मेंटेन किए हुए हैं, तो रेट ऑफ इफ्यूजन विल बी डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस एज वेल एज इट्स मोलर मास। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, नोट करेंगे, पूरी बात नोट करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। मान लो एक क्वेश्चन में ये कह दी, अ वेसल कंटेन्स H2 and helium gases in 1:2 या 1:3 मास रेशियो। इस मास रेशियो में है बोथ गैसेस are allowed to effuse through a tiny hole for same time period. If 20 ml of helium is obtained, find volume of H2 gas effused। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस have already been asked earlier. So vessel contains H2 and helium gases in 1:3 molar ratio. Both gases are allowed to effuse through a tiny hole for same time period. If 20 ml of the helium is obtained, find the volume of the helium gas effused in the same time period. Solve it.
देखो यहां पर A vessel contains H2 and helium gas in 1:3 mass ratio। तो H2 और हीलियम मास रेशियो 1:3 था, ये मास रेशियो है। पहले मोल रेशियो में कन्वर्ट करो तो 1 अपॉन मोलर मास 2:3 अपॉन मोलर मास 4, ये मोल रेशियो आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:3 मोलर रेशियो। 4 से मल्टीप्लाई करके तो 2:3 मोलर रेशियो है। तो ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ, हमें किस गैस का, H2 का फाइंड आउट करना है। विद रेस्पेक्ट टू द हीलियम इज इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम इज 2:3 इंटू मोलर मास ऑफ हीलियम 4 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2। सीधा फॉर्मूला रख लिया हमने। मोलर रेशियो चाहिए होता है, मास रेशियो को पहले मोल रेशियो में जरूर कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना अपॉन सेम टाइम volume of helium we have to find, given in the question 20 ml of helium in same time period is equal to 2 upon 3 into √2। सॉल्व करोगे तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कम्स आउट टू बी 40 अपॉन 3 into √2 ml। सॉल्व कर लेना आप अपने हिसाब से। तो गाइज ये था क्वेश्चन, आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। एक ही कंटेनर में है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर वुड बी सेम। दे आर इफ्यूजिंग थ्रू द सेम ऑरिफाइस और सेम होल, तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो सेम। एक सवाल और लिखना जरा यहां पर। मान लो ऐसे कह दे क्वेश्चन, फाइंड रेट ऑफ इफ्यूजन of H2O2 N2 if they are present in vessel in 1:2:3 मोलर रेशियो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने दोबारा दे दिया। ये है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? फाइंड रेशियो ऑफ द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस इफ दे आर प्रेजेंट इन द वेसल इन 1:2:3 मोलर रेशियो। ऑफ कोर्स इफ्यूजन करा रहे हैं तो कोई होल तो क्रिएट किया ही गया होगा। तो H2, तो इसका मतलब रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 इज टू रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 इज टू रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ कौन N2 इज इक्वल टू, आपको तो पता है ना फॉर्मूला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अपॉन मोलर मास, रूट ऑफ मोलर मास। सर आप तो पार्शियल प्रेशर ही ले लेते हो, पार्शियल प्रेशर ही ले लिए क्योंकि बाहर वैक्यूम मान लेते हैं हम। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एज्यूमिंग आउटसाइड इज वैक्यूम। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस कैन बी रिटन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स अपॉन रूट ऑफ मोलर मास। पार्शियल प्रेशर का रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो है। सो मोल्स का रेशियो, मोलर रेशियो दिया हुआ है ये, तो 1 अपॉन रूट ऑफ मोलर मास 2 इज टू 2 अपॉन रूट ऑफ मोलर मास ऑफ O2 32 इज टू 3 मोलर रेशियो अपॉन मोलर मास ऑफ 28। बस यही आंसर है। इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ये था। अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल से कंटेनर के अंदर अलग अलग गैसेस के, तो उनके पार्शियल प्रेशर विल बी सेम। बट अगर सॉरी तो अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं अलग अलग गैसेस के इन द कंटेनर, देयर पार्शियल प्रेशर विल बी सेम। बट यदि मोलर रेशियो अलग अलग है, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं, तो obviously their partial pressure will be different and ratio of number of moles is the same as ratio of partial pressures। नोट करें क्वेश्चंस को।
मान लो एक क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सवाल है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पूछा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में। मान लो क्वेश्चन मैं सिंबॉलिकली ऐसे बोल दूं, ये एक ट्यूब है, मान लो दिस इज फॉर एग्जाम्पल से 100 mm, यस सेंटीमीटर बोल दो चलो। ये इसका एंड है x, ओपन एंड y, ओपन एंडेड ट्यूब है, एक तरफ से मान लो HCl गैस, दूसरी तरफ से अमोनिया गैस इस पास। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है। हियर पार्शियल प्रेशर इज 2 atmosphere, here partial pressure of ammonia is 0.8 atmosphere. Simultaneously both the gases are passed into the capillary tube, और कैपिलरी ट्यूब बोलो या मान लो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब बोलो, तो वाइट फ्यूम्स बनती हैं। ऑब्वियसली अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद HCl इट फॉर्म्स वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो वाइट फ्यूम्स बनेंगी तो वो कहाँ बन सकती हैं, एट व्हाट डिस्टेंस दे मे फॉर्म और वेयर इट मे फॉर्म। मान लो ये मिड पॉइंट है Z, ये 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ये कोई पॉइंट हो गया P, ये कोई पॉइंट हो गया Q। ओपन एंड पॉइंट X एंड Y, मिड पॉइंट Z, P बिटवीन X एंड Z, Q बिटवीन Z एंड Y। If both gases con HCl and ammonia are simultaneously introduced into the tube of uniform cross section, white fumes are likely to be formed at कहाँ, A P पर, B Q पर, C Z पर, D आप कुछ भी बोल तो मान लो Y पर। ऑफ कोर्स Y तो आंसर नहीं होगा, दोनों गैसेस मूव करेंगी, तो कैसे सॉल्व करें, चलो आप सॉल्व करो। इफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये दोनों गैसेस जा रही हैं तो वो गैसेस मूव करेंगी, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि गैसेस तो मिक्स होना चाहती है ना आपस में। तो जहाँ ये दोनों गैसेस मिलेंगी अमोनिया एंड HCl, वहाँ अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बनेंगे, वाइट कलर के फ्यूम्स बनेंगे। तो यही पूछा है कि वाइट फ्यूम्स कहाँ बन सकते हैं, चांसेस कहाँ पर हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा। किया क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो। HCl वो भी फ्यूज होगा, जाएगा वो, अमोनिया वो भी जाएगा, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ HCl अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर दोनों के अलग अलग हैं, तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू मोलर मास ऑफ अमोनिया अपॉन मोलर मास ऑफ HCl। जरा देखना, अच्छा व्हाट इज रेट ऑफ इफ्यूजन, वॉल्यूम ऑफ द HCl गैस इफ्यूज्ड इन द सेम टाइम पीरियड, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इफ्यूज्ड इन द सेम टाइम पीरियड इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, HCl इज 2 अपॉन 0.8 into root of molar mass, what 17 upon 36.5। अच्छा what is T से T कैंसिल, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ्यूज्ड, सिलेंड्रिकल है ये, ट्यूब इज सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl, तो एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl अपॉन एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया।
इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो आपके हाउ मच द डिस्टेंस विल बी कवर्ड, कहाँ पर मिलेंगी वो गैसेस, वी कैन फाइंड आउट। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.5 हो गया ये 20 8 दूनी 16 2.5 इंटू रूट ऑफ ये 17/36.5। ये कैंसिल आउट हुआ, जरा देखें इसको सॉल्व करके। तो d ऑफ HCl अपॉन d ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू 2.5 टाइम्स इंटू, जरा देखना अप्रॉक्सीमेटली, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो 17 दूनी 34 2.1 के आसपास होगा शायद, 36 2.5 17 1 2.1 के आसपास, तो 2.5 इंटू 1 अपॉन रूट 2.1, सो दिस इज नियरली 2.5 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 या 1.41 और रूट 2.5 की वैल्यू होती है 1.5, तो 2.41 और 2.5 के बीच में मैं इसे 1.41 और 1.545 के आसपास ले सकते हैं। मैं अप्रॉक्सीमेशन करने, कैलकुलेशन का सबका अपना तरीका है, अप्रॉक्सीमेटली ऑफ कोर्स न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, सो दिस इज ग्रेटर देन 1, सो डिस्टेंस DHCl अपॉन D अमोनिया इज ग्रेटर देन 1, तो DHCl इज ग्रेटर देन D अमोनिया। इसका मतलब सेम टाइम पर जब HCl और अमोनिया इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी तो हु ट्रेवल्स मोर, HCl ट्रेवल्स मोर देन अमोनिया, तो इसका मतलब मिड पे तो मिलेंगे नहीं, HCl ने ज़्यादा ट्रेवल किया है, तो Q शुड बी द राइट आंसर, B इज द राइट ऑप्शन, Q पर मिलेंगे, Q इज द लाइकली पॉइंट। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा Q मिडिल में है, Q कुड बी इन बिटवीन Z एंड Y। अच्छा क्वेश्चन था। तो कई बार स्टूडेंट को एक डाउट आता है, सर आपने कहा था कि हल्की गैस ज़्यादा ट्रैवल करेगी, भारी गैस कम ट्रैवल करेगी, तो फिर तो जेट के लेफ्ट में मिलना चाहिए था। अरे पार्शियल प्रेशर भी तो अलग अलग हैं, यहाँ पार्शियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम है। आपको तो पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन मोलर मास, इट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑल्सो। तो HCl travels more than ammonia, so the likely point where the two gases can meet and can form white fume should be Q. तो Q should be the right answer. B option is the correct option. Very important question. तो guys ये थे ग्राहम्स लॉ के कुछ questions. अभी ग्राहम्स लॉ में और भी बात करनी बाकी है. We shall take in the next lecture. That's it for now.